नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं थानेश्वर के वर्धन वंश या प्रसिभूति वंश के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिगर अभी इसके जो दूसरी स्लाइड होगी उसमें फिगर भी आएगा। तो ये चूँकि इस वीडियो में हम पहले चरण में बात करने वाले हैं वर्धन वंश के बारे में, जो प्रारंभिक जो शासक हुए उनके बारे में, और कुछ प्रमुख घटनाओं की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम हर्षवर्धन के ऊपर आएंगे इसी वीडियो में। आगे आइए देखते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें, थानेश्वर या का वर्धन वंश या प्रसिभूति वंश है। इस वंश की जानकारी देने वाले आखिर स्रोत क्या हैं, कि किन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती कि ये वंश था और कौन कौन सी घटनाएं यहाँ की फेमस हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर जो प्रसिभूति वंश है इसकी जानकारी हमें मिलती कैसे है। तो वर्धन वंश या प्रसिभूति वंश की जानकारी देने के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्रोत हैं, और विदेशी यात्रा वृत्तांतों का भी जिक्र हम करेंगे। तो साहित्यिक स्रोतों की जब बात करेंगे तो बाणभट्ट की हर्षचरित हो या फिर कादम्बरी हो, और हर्ष रचित प्रियदर्शिका रत्नावली या नागनंदा जैसी रचनाएं हों, इनसे हमें जानकारी मिलती है। और कई सारे साहित्यिक स्रोतों में हम देखेंगे कि हर्ष के काल के कई सारे फेमस इतिहासकार भी रहे। आगे चर्चा हम करेंगे कौन कौन सी उनकी रचनाएँ हैं। पुरातात्विक स्रोतों की जब बात करेंगे तो फेमस है ऐहोल अभिलेख। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। इसकी रचना रविकीर्त ने की थी। इससे पता चलता है कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। याद रखिएगा, हर्ष ने किसको पराजित किया? हर्ष को पराजित किया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। इसकी रचना किसने की थी? रविकीर्त ने की थी। 634 ईस्वी में ये अभिलेख है, इसमें बात की गई है। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख शाहजहाँपुर यूपी में मिला है, जिसमें मालवा शासक देवगुप्त पर विजय एवं शशांक द्वारा राजवर्धन की हत्या की जानकारी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, बांसखेड़ा अभिलेख। और हम बात करेंगे हम मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख, आजमगढ़ से मिला है। चीनी यात्री हुएनसांग का विवरण हम देखेंगे, और जिसमें इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है। और जीवनीकार इसका हुइली है, जिसने हुएनसांग की भी जीवनी लिख दी है। तो ये रही बातें जो हमने देखा है कि आखिर स्रोत क्या है, कि किनके जरिए हमें जानकारी मिलती है। लेकिन जानकारी के साथ साथ आइए हम देखते हैं प्रसिभूति वंश का जो संस्थापक है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो प्रसिभूति वंश का संस्थापक जो है वो नरवर्मन है। कौन है? नरवर्मन है। नरवर्धन ने क्या किया है? इसकी स्थापना की है। अन्य शासक देखेंगे तो राज्यवर्धन फर्स्ट, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन तक की हम बात तो मैंने बताई आपको, लेकिन अब आइए प्रभाकर वर्धन की बात आगे करते हैं। प्रभाकर वर्धन का जो विवाह है वो यशोमती से हुआ है, और यशोमती क्या है? अग्रमहिषी हैं। अब आपके सामने आएगा अग्रमहिषी क्या है। अग्रमहिषी को पटरानी भी बोलते हैं। पटरानी का मतलब प्रधान रानी। क्या है? प्रधान रानी मतलब ऐसी रानी जो राजा के साथ कह सकते हैं कि सिंहासन के साथ में भी बैठ सकती है, और प्रमुख रानी कह सकते हैं। तो ये हो गई बात। और यशोमती और प्रभाकर वर्धन, इनके 3 संतानें थी। एक देखिए राज्यवर्धन है, दूसरा हर्षवर्धन है, एक पुत्री जिसका नाम राजश्री है। अब राजश्री का जो विवाह है वो मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से हुआ। अभी हमने मौखरी वंश में पिछले वीडियो में चर्चा किया था। तो मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ विवाह हुआ, लेकिन मालवा का शासक है देवगुप्त। इसने क्या किया? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। तो ग्रहवर्मा की हत्या कर दी किसने किया? देवगुप्त ने। अब जब इनकी हत्या कर दी तब राज्यवर्धन जो हैं, राज्यवर्धन जाते हैं और देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। और देवगुप्त की हत्या तो किया, लेकिन राज्यवर्धन की कहते हैं कि चालाकी से राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने कर दी। शशांक जो है उसको हम जब देखेंगे, ये बंगाल का शासक है। कहाँ का है? बंगाल का है। बंगाल का गौड़ नरेश शशांक बोलते हैं। इसने हत्या कर दी। अब जब बंगाल के शासक ने हत्या कर दी तो ये जानकारी, अब देखिए यहाँ पर जब हम देखेंगे तो चीज़ों को समझिए। ग्रहवर्मा की हत्या किसने की? देवगुप्त ने की। देवगुप्त ने जब हत्या की तो राजश्री को क्या किया? कारागार में डाल दिया था। लेकिन आगे चल कर के राजश्री कारागार से भाग जाती है, और राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है। और देवगुप्त की हत्या करने के बाद जब राज्यवर्धन जा रहा होता है तो राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने कर दी। अब शशांक की हत्या और राज्यवर्धन की राज्यवर्धन की हत्या की जानकारी जब किसको मिली? हर्ष को मिली। तो हर्ष ने क्या किया? शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने कर दी। तो देखिए इसमें, अब इसमें थोड़ा समझिए, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। देख, ग्रहवर्मा की हत्या किसने की? देवगुप्त ने की। देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने की, और राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने की, और शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने की।
तो जब हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी, और चूँकि जब आप देखेंगे तो ये वर्धन वंश तो इनका था ही, और मौखरी वंश के शासक की हत्या हो चुकी है, और वहाँ के शासक ग्रहवर्मा को मारा जा चुका है। तो ये क्या करेगा, हर्षवर्धन वर्धन और मौखरी दोनों को अपने अंडर ले लेगा, और वहाँ से दोनों का संयुक्त रूप से शासक बन जाएगा। तो ये बातें याद रखेगा कि दोनों का क्या होगा, संयुक्त रूप से शासक बन गया। तो याद रखिएगा इनको। अब हम इसमें और देखेंगे तो राज्यवर्धन को क्या बोला गया है, परम सौगात भी नाम से भी जानते हैं। तो परम सौगात कौन है, राज्यवर्धन है, इसको परम सौगात बोलते हैं। आइए हम आगे की स्लाइड में हम चर्चा करेंगे हर्षवर्धन की और शशांक के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। जब हर्षवर्धन की बात होगी तो हर्षवर्धन का अन्य नाम में जो देखने को मिलता है, उसका अन्य नाम जो है वो शिलादित्य है। तो शिलादित्य किसका नाम है, हर्षवर्धन का है। राजधानी इसने थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। तो राजधानी इसने थानेश्वर से कन्नौज क्यों स्थानांतरित की थी, क्योंकि जब देखेंगे तो ये है थानेश्वर और ये है कन्नौज, और यहीं पे कहीं मालवा वालवा होगा, यहीं का शासक जो था उसने हत्या किया था कन्नौज के शासक की। अब ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया था। अब देखिए ये थानेश्वर है, ये कन्नौज है, यहाँ के शासक की हत्या हो चुकी है। तो अब क्या करेगा, इसको अपने अंडर में मिला लेगा। कौन, हर्षवर्धन, क्योंकि यहीं पर उसकी बहन के पति की हत्या हुई। तो क्या करेगा, उसको अपने अंडर मिला लेगा। और कहते हैं कि कन्नौज में फिर ये क्या किया, इसने थानेश्वर से अपनी राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित कर दिया हर्षवर्धन ने। पहले थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज। तो कन्नौज किसकी राजधानी थी, हर्षवर्धन की। तो इनका साम्राज्य देखिए यहाँ से थानेश्वर से लेकर के यहाँ तक पूरा फैल गया, और आगे कहते हैं यहाँ तक पूरा फैलता, और विजय वगैरह भी की। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना बाउंड्री लाइन, ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा हर्ष का काल, मतलब कि हर्ष का साम्राज्य का क्षेत्र है। लेकिन इसमें वल्लभी को मैत्री वंश मतलब कि यहाँ के शासक को पराजित किया, लेकिन बाद में उसको यहाँ पे मुक्त भी कर दिया था। तो वल्लभी पर इसके कह सकते हैं शासन तो था, लेकिन आधा शासन था, अधीनता में था। तो देखिए थानेश्वर को हर्ष का टीला भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट। अब आइए देखते हैं 606 ईस्वी में जब राज्यारोहण किया था हर्ष ने, तो उसके समक्ष दो समस्याएं थी। कौन कौन सी समस्याएं थी, पहली समस्या ये थी कि गौड़ नरेश शशांक को मारकर भाई की मृत्यु का बदला लेना, और दूसरा बहन राजश्री को मुक्त करना। तो ये दोनों समस्याओं में निपटाने में ये सफल रहा। अब कैसे सफल रहा ये थोड़ा देखते हैं। देखिए जब हर्ष है, हर्ष के जाता है ये और हत्या करता है किसकी, शशांक की। इसमें भी इतिहासकारों का मत है, कहते हैं बाद में शशांक को मारा, लेकिन फिर हम आइए देखते हैं शशांक की हत्या किया। और इनकी जो बहन थी राजश्री, उसको ये मुक्त करवाता है। वैसे बहन मुक्त हो गई थी, लेकिन कहते हैं बहन जा करके सती होने जा रही थी। तो विंध्याचल के जंगलों के आसपास में इसने क्या किया था, अपनी बहन को बचा लिया था, और आगे चल करके दोनों संयुक्त रूप से कन्नौज के शासक बन जाते हैं। तो उपर्युक्त दोनों समस्याओं से निपटने में सफल रहा। और हर्ष का जो समकालीन शासक था भास्कर वर्मा, कामरूप का शासक है। कहाँ का शासक है, कामरूप का शासक है। तो कामरूप का जो शासक है वो कौन है, भास्कर वर्मा, ये कामरूप का शासक है। इसने क्या किया, अब चूंकि देखिए गौड़ नरेश शशांक का जो ये है, ये भी दुश्मन ही है, तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही हुआ ना। तो देखेंगे तो भास्कर वर्मा ने शशांक के विरुद्ध मैत्री प्रस्ताव हंसबेग नामक दूत के माध्यम से हर्ष के पास भेजा था। और शशांक जो था वो कट्टर शैव था, इसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था, और इसके सिक्कों पर शिव व नंदी की आकृति भी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है। था कौन सा, कट्टर शैव धर्मानुयायी था, और बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। तो बौद्ध या बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया था, शशांक ने कटवा दिया था। तो बोध गया के बौद्ध वृक्ष को इसने कटवा दिया था, और इसके सिक्कों पर शिव व नंदी की आकृति भी देखने को मिलती है। तो अन्य जब हम देखेंगे तो हर्षवर्धन के बारे में तो हमें देखने मिलता है इसके अभियान कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पर इसने अभियान किया। लेकिन अभियान से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि हर्ष के काल में जब हम देखेंगे तो आसपास के क्षेत्रों में कौन कहाँ का शासक था। तो जब देखेंगे तो यहाँ गुजरात के में तो वल्लभी का शासन था, लेकिन जो राजस्थान के आसपास का क्षेत्र यहाँ पे गुर्जर थे। और ये देखिए नर्मदा नदी बह रही है, अभी आगे यहीं पर क्या होगा, युद्ध बने होगा। और नीचे की तरफ चालुक्य हैं, वातापी के, इस तरफ चालुक्य हैं, वेगी के। पल्लव जो है दक्षिण में है, कामरूप असम में भास्कर वर्मा शासन कर रहा है। तो ये वाला क्षेत्र जो है, इसमें भी हम दक्षिण भारत में जब आएंगे तो यही क्या करेगा, इसे
पथेश्वर भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, उत्तर की ओर आएगा और यहीं पर दोनों के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होगा। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए हर्षवर्धन के अभियान में हम देखेंगे तो इसने सबसे पहले वल्लभी का अभियान किया। यहाँ के शासक है ध्रुवसेन, उसको पराजित किया, किंतु अंत में उससे मैत्री संधि भी कर ली थी। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ 630 से 34 ईस्वी के मध्य में। जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। रचनाकार रविकीर्त है। नर्मदा नदी के तट पर हुआ। नर्मदा नदी के तट पर हुए इसमें पुलकेशिन द्वितीय की वृद्धि हुई, अर्थात हर्ष की क्या हुई, हार हुई। हर्ष की हार हुई। तो ऐहोल अभिलेख में हर्ष को सकलोत्तरापथ भी बोलते हैं, अर्थात उत्तर भारत का स्वामी कहा गया। और उसमें कहा गया कि हर्ष का जो हर्ष है वो ख़त्म हो गया इसी युद्ध के बाद। तो इसके बाद में देखेंगे तो कन्नौज की बात करेंगे। तो इसने क्या किया, वल्लभी पे अपना शासन प्रशासन चलाया, वल्लभी को अपने अधिकार क्षेत्र में किया। पुलकेशिन द्वितीय से तो हार गया, लेकिन कन्नौज में तो देखेंगे तो ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद कन्नौज उसके राज्य में ही सम्मिलित हो गया था। कन्नौज में भी इसका विस्तार हुआ। हर्ष को क्या बोला गया, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। तो किसको बोला जाता है, हर्ष को बोला जाता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे आखिर साहित्यिक रुचि क्या थी। वैसे तो हर्ष में बहुत कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देखेंगे। तो साहित्यिक रुचि की जब बात करेंगे तो हर्ष को साहित्यिक सम्राट कहा जाता है। तो हर्ष को साहित्यिक सम्राट कहा जाता है। इसमें 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी। तो कौन कौन से थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। हर्ष के दरबार में विद्वान भी रहते थे। अब कौन कौन से विद्वान थे, इसमें से एक थे बाणभट्ट, या हर्ष के दरबार का दरबारी कवि भी था। इसकी रचनाओं की बात करेंगे तो हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय। मयूर भट्ट की रचना सूर्य शतक है। इसके बारे में कहानी प्रचलित है, क्योंकि कहते हैं कि जो मयूर भट्ट था, इसने अपनी पुत्री के सौंदर्य के ऊपर इसने बातें कही थी, या कहानी में मतलब लिखा था। इसको लेकर के इसको कुष्ठ रोग हो गया था। उसी के लिए इसने सूर्य उपासना की और रचना की सूर्य शतक की। मातंग दिवाकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे और एक चंडाल थे। हरिदत्त और जयसेन भी इन्हीं के काल में थे। साम्राज्य की बात करेंगे, जो साम्राज्य का विभाजन है वो एक तो पूरा साम्राज्य हो गया। साम्राज्य में भी देखेंगे तो प्रांत है, प्रांतों को बोला गया भुक्ति। और प्रांतों में देखेंगे तो जिला है, जिले को बोला गया विषय। और विषय के नीचे जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा पैठक। पैठक बोला गया तहसील स्तर पे। और उसके नीचे फिर ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो ये याद रखेगा, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम। इसमें देखिए जब देखें तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो थोड़ा सा जब हम देखेंगे तो इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो आप लोग देखिए बाणभट्ट की रचना याद रखिए, मयूर भट्ट की और हर्ष की रचनाओं को याद रखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऐहोल अभिलेख किसका है ये याद रखिएगा। और ऐहोल अभिलेख किसका है और पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध कहाँ पर हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर। प्रश्न पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पर इसको हराया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा और अंतिम हिंदू सम्राट याद रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। आगे की बात करेंगे तो हर्षकालीन जो प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से थे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो भंडी जो था वो हर्ष का प्रधान सचिव था। कुंतल अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। स्कंदगुप्त जो था वो गज सेना का प्रधान अधिकारी था। सिंहनाथ जो था वो प्रधान सेनापति था। उच्च पदाधिकारियों को इसमें देखेंगे तो वेतन के रूप में जागीरें दी जाती। जागीर का मतलब भूमि अनुदान, तो अर्थात भूमि अनुदान भी दी जाती थी। और मतलब मान लीजिए जैसे कोई किसी का वेतन मान लीजिए 25,000 रुपये बना, उसको वेतन ना दे करके जागीर दे दी जाए। मतलब एक भूमि को अनुदान के रूप में दे दिया जाए कि मतलब आप भूमि लीजिए, इसमें जो भी आय वगैरह होगी आप रख लीजिएगा। तो अर्थात भूमि देने की सामंती प्रथा हर्ष ने ही शुरू की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके काल की प्रमुख घटना है प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन। प्रत्येक 5 वर्ष पर यह दान के लिए प्रयाग में सभा बुलाता था, लेकिन जो ये प्रयाग महामोक्ष परिषद है ये सबसे बड़ी थी। इसमें हर्ष ने ब्राह्मण तथा बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया था। और कहते हैं इस महासभा के प्रथम दिन महात्मा बुद्ध, दूसरे दिन आदित्य अर्थात सूर्य, तीसरे दिन ईश्वरदेव अर्थात शिव की पूजा की गई थी। और ये करीब 72 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला, 72 दिनों तक चला था। दूसरा इंपॉर्टेंट था कन्नौज महासभा। वैसे कन्नौज पहले हुई थी, उसके बाद प्रयाग हुई थी, लेकिन आप याद रखिएगा कन्नौज महासभा। इसमें देखेंगे तो इसके अध्यक्ष जो था वो ह्वेनसांग था। तो कन्नौज महासभा का अध्यक्ष कौन था, ह्वेनसांग था। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि
इसमें किस लिए आयोजित की गई थी? ये इसलिए आयोजित की गई थी कि अन्य धर्मों की तुलना में महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए आयोजन इसका किया गया था। तो अन्य धर्मों की तुलना में महायान अर्थात ये सभी धर्मों का सम्मेलन था। इसमें सभी धर्म जो थे इसमें शामिल हुए थे, धर्मों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। इसमें हुएनसांग, इसमें कहानी प्रचलित है कि हुएनसांग ने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए और बोला कि जो इस तथ्य को काट देगा, मतलब काट प्रस्तुत करेगा, उसको मैं अपना सर कलम करवा लूँगा, इसकी जो काट प्रस्तुत कर देगा। तो हर्षवर्धन इससे काफ़ी ज़्यादा निराश हुआ और उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हुएनसांग को अपने के कहे गए वक्तव्य के अनुसार उसको अपना सर कलम करना पड़ जाए। तो फिर तुरंत ही हर्ष ने एक घोषणा कर दी कि हुएनसांग के तथ्यों के खिलाफ जो बोलेगा उसकी तुरंत जीभ काट ली जाएगी। तो कह सकते हैं एक तरफा निर्णय था। फिर हुएनसांग के खिलाफ कोई बोला नहीं और 20 दिनों तक ये सम्मेलन चलता है और इसमें 21वें दिन एक जुलूस निकाला जाता है और इस जुलूस में सबसे आगे बुद्ध की 3 फीट की देखेंगे तो स्वर्ण अर्थात सोने की मूर्ति सबसे आगे थी और एक जुलूस निकला गया। उसमें बाईं ओर शक्र थे अर्थात इंद्र की वेशभूषा में स्वयं हर्ष, दाईं ओर ब्रह्मा की वेशभूषा में भास्कर वर्मा। कौन दाएं बाएं इंपॉर्टेंट नहीं है। और भास्कर वर्मा थे। कहाँ का भास्कर वर्मा? ये कामरूप असम का भास्कर वर्मा। इसके काल में जब हम देखेंगे तो डॉक्टर आर के मुखर्जी का कथन है कि ये घटना थी, ये धर्मों का सम्मेलन था। याद रखिएगा, धर्मों का सम्मेलन इसको बोला गया है। और भी जब हम देखेंगे तो ये भी अंत में देखेंगे तो हर्ष भी क्या कर लेता है, हर्ष भी बौद्ध धर्म को अपना लेता है। बौद्ध धर्म को अपना लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म को अपना लेगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं हर्ष के बारे में। तो वैकल्पिक माध्यम के जरिए जो क्लासेस चल रही हैं आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। कह सकते हैं धीरे धीरे इतिहास ख़त्म हो रहा है, तो जिस तरीके से आप लोग उसी तरीके से आप नोट्स वगैरह भी बना रहे होंगे। आगे की जब हम वीडियो में बात करेंगे तो हम बात करने वाले हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। त्रिपक्षीय संघर्ष में हम देखेंगे कि क्या घटना हुई, कैसे क्या हुआ है, उसकी हम चर्चा करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।